लाइब्रेरी से बाहर निकाले जाने के बाद तारा बहुत देर तक निहाल का मजाक उड़ाती रही। निहाल चुपचाप उसको खुद पर हंसते देखता रहा। वो चाहता तो 2 मिनट में उसको चुप करवा सकता था, मगर तारा की खिलखिलाती हुई हंसी उसे बहुत भा रही थी। पिछले दिनों उसने तारा के साथ जो कुछ भी किया, उसे लेकर उसके मन में बहुत गिल्ट था। इसलिए आज जब तारा उस पर हंस रही थी, निहाल ने उसका बिल्कुल भी बुरा नहीं माना, बल्कि उसकी हंसी को एंजॉय करता रहा। कुछ देर यूं ही हंसने के बाद तारा बोली, चलो, तुमने आज का मेरा तो काम खराब कर दिया। अब मुझे कल वापस आकर लाइब्रेरी में अपना काम पूरा करना पड़ेगा। वो वहां से जाने के लिए जैसे ही मुड़ी, निहाल ने उसे एक बार फिर रोक लिया। कहाँ जा रही हो तुम? जिस पर तारा उसे सवालिया नजरों से देखने लगी। फिर बोली, इस वक्त घर जा रही हूँ। और तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि मैं कब कहाँ जा रही हूँ? शायद तुम भूल रहे हो कि तुमने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है और मैं तुम्हारे ऑफिस में भी तुम्हारे साथ काम नहीं करती। ये सुनते ही निहाल तारा को देखने लगा। तारा फिर बोली, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? भूल गए क्या? वो तुम ही थे जिसने मुझसे ब्रेकअप किया और उसके बाद ऑफिस से भी बाहर निकाला था। निहाल अपनी सफाई पेश करते हुए बोला, तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ नहीं था तारा। मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा था, वो सुनने के बाद मुझे लगा शायद तुम मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहोगी। सिर्फ यही वजह थी कि मैंने लैला से कहकर तुम्हारा सामान हटवा दिया। तारा व्यंग से हंसी, मगर कुछ बोली नहीं। निहाल ने कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सुनते ही तारा बोली, ओहो, तो मतलब तुम्हें सच में मुझे कुछ बात करनी है? मुझे तो लगा तुम मुझे लाइब्रेरी में तंग करने के लिए आए थे। वैसे मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। निहाल बोला, एक बार सुनो तो सही। नहीं, यह हक तुम खो चुके हो। मुझे नहीं लगता अब मैं तुमसे कोई भी बात करने में इंटरेस्टेड हूँ। और आखिर तुम मुझसे कहना क्या चाहते हो? तुम क्या ये कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊं? तारा ने कहा। तो निहाल झट से बोला, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब तारा को गुस्सा आने लगा। तो मतलब अभी भी बात कुछ और ही है। देखो, मैं तुमसे बात करने को तैयार हूँ, मगर इसके लिए तुम्हें मुझे सच बताना होगा। जिस पर निहाल सवालिया नजरों से उसे देखते हुए बोला, सच? वो दोबारा बोली, हाँ सच। इस बात का सच कि आखिर वो क्या वजह थी जिसकी वजह से तुमने मुझसे ब्रेकअप किया। क्योंकि ब्रेकअप करने की जो वजह तुमने मुझे दी, उससे मैं बिल्कुल भी कन्विंस्ड नहीं हूँ। और मैं जानती हूँ कि ज़रूर कोई ऐसी वजह है जो तुम मुझे बता नहीं रहे। सुनते ही निहाल बोला, तुम कैसी अजीब सी बातें कर रही हो? मैं तुमसे यहाँ पर हर्ष के बारे में बात करने आया था। तारा सरकास्टिकली बोली, अच्छा तो ये बात है कि मैं हर्ष के साथ काम कर रही हूँ। निहाल बोला, मुझे प्रॉब्लम इस चीज़ से है कि हर्ष एक सही इंसान नहीं है। बाकी तुम उसके साथ अगर काम करना चाहती हो तो कर सकती हो। मुझे तुम्हारे काम करने से कोई परेशानी नहीं है, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम। तारा उबलते हुए बोली, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी? आखिर मैं तुम्हारी बात किस रिश्ते से सुनूं, किस हक से मानूं? मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं माननी है और ना ही सुननी है। तारा जाने के लिए जैसे ही मुड़ी, निहाल ने एक बार फिर आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी तारा। ये बात बहुत ज़रूरी है और मैं तुम्हें कह रही हूँ कि मुझसे ब्रेकअप का रीज़न बता दो और मैं चुपचाप तुम्हारी सभी बातें सुनूंगी और मानूंगी भी। तारा की यह बातें सुनकर निहाल इरिटेट होने लगा था। वो गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, क्या रीजन रीजन लगा रखा है तुमने? बता चुका हूँ, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा बड़ा कोई रीजन हो सकता है। तो फिर जाओ यहाँ से। बोलते हुए उसका गला रुंध गया और उसकी आंखें भर आईं। तारा की हालत देखते ही निहाल ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। तारा खुद को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही थी और निहाल भी। निहाल ने खुद को शांत किया और बेहद ही आराम से बोला, मैं आज तुम्हें यह बताना चाहता था कि तुमने मेरी जिस तरीके से मदद की, जिस तरीके से मुझ पर विश्वास किया, वो कभी किसी ने नहीं किया। थैंक्स ए लॉट। तुम्हारे जाने के बाद टेक्निकल टीम ने सीसीटीवी की पूरी फुटेज निकालकर मुझे भेज दी, मगर उस शातिर इंसान ने पहले ही उस दिन की पूरी फुटेज डिलीट कर दी थी, इसलिए हम उसका पता नहीं लगा पाए। निहाल आगे बोला, मुझे उस हर्ष पर शक है, यह सच कहूँ कि विश्वास है कि यह सब कुछ हर्ष का ही किया धरा है, मगर अभी मेरे हाथ कोई सबूत नहीं लगा। जिस पर तारा बोली, जब तुम्हारे पास कोई सबूत ही नहीं है
तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि ये काम हर्ष का किया धरा है? वो जिन तरीकों से इस कंपनी में दाखिल हुआ वो बिल्कुल भी सही नहीं था, मगर सिर्फ अपनी जलन के चलते तुम किसी पर इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगा सकते। तारा की यह बात सुन निहाल को बहुत गुस्सा आने लगा। तुम पहले शांति से मेरी बात तो सुनो। मैं बहुत वक्त से उस पर नजर रख रहा हूँ और जिस तरीके से वो काम कर रहा है और कंपनी में आगे पीछे घूम रहा है, मुझे उस पर पहले दिन से ही शक था। इसके बाद निहाल ने आज बोर्ड रूम मीटिंग में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ तारा को बता दिया। तारा भी चुपचाप उसकी सभी बातें सुनती रही और काफी हैरान भी थी। वो फिर बोली, मगर सिर्फ एक शक की बिना पर तुम किसी पर भी इल्जाम नहीं लगा सकते निहाल। या तो तुम्हें उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत मिले या फिर वो खुद सामने से आकर अपनी गलती कन्फेस करे। जिस पर न्यायल ने भी हाँ में गर्दन हिलाई और बोला, मैं भी यही चाहता हूँ और न जाने क्यों मुझे लग रहा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है उसमें हर्ष अकेला नहीं, कोई तो है जो उसे पीछे रहकर सपोर्ट कर रहा है। तारा फिर बोली, वही बात तुम्हें सिर्फ शक है, ये सब तुम्हारी सोच है, मगर जब तक तुम्हारे हाथ कोई सबूत या प्रूफ नहीं लगेंगे तुम इस बात को किसी के सामने प्रूफ नहीं कर पाओगे। वो दोनों काफी देर यूं ही लाइब्रेरी के बाहर खड़े बातें कर रहे थे। मौसम काफी खराब था और अब हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। निहाल तारा की तरफ बढ़ा और बोला, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। तारा बोली, नो थैंक्स, मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाना निहाल, मैं खुद घर जा सकती हूँ। निहाल ने कहा, बारिश शुरू हो गई है और इस बारिश में भीगकर तुम बीमार पड़ सकती हो और इस वक्त अंधेरा भी हो गया है। यहाँ पर तुम्हें कोई कैब नहीं मिलेगी, इसलिए आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तारा भी अपनी जिद पर अड़ी रही और बोली, बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। तारा की जिद देख निहाल खींचते हुए बोला, तुम्हारी आखिर प्रॉब्लम क्या है? मैं कह रहा हूँ ना घर ड्रॉप कर देता हूँ। जिस पर तारा खींचकर बोली, और मैं कह रही हूँ ना कि मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। तुम क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? मैंने अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाला है। प्लीज प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, बार बार तुम मेरे पास आते हो और फिर मेरा दिल दुखाते हो। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं बहुत मुश्किल से संभली हूँ, अपने काम में और अपनी पढ़ाई में अपना मन लगाकर बहुत मुश्किल खुद को शांत कर रही हूँ। प्लीज मुझे और ज्यादा परेशान मत करो। कहते कहते उसकी आंखें फिर से नम होने लगीं। निहाल उसकी परेशानी समझ रहा था, मगर हर्ष और उसके अनजाने पार्टनर की वजह से वो तारा को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। वो आगे बात बढ़ाते हुए बोला, मैं तुम्हें बिल्कुल भी तंग नहीं करना चाहता था। आई एम सो सॉरी अगर मेरी वजह से तुम्हें इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा, मगर मैं भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। इस पर तारा चिल्लाते हुए बोली, आखिर क्यों अकेला नहीं छोड़ सकते? ऐसा क्या हो जाएगा मेरे साथ? तुम बार बार हर्ष का बहाना बनाकर यूं मेरे करीब नहीं आ सकते, इसलिए एक बार फिर कह रही हूँ, मुझसे दूर रहो। क्यों नहीं समझते तुम? मैं सब समझता हूँ, मगर इस वक्त किसी भी कीमत पर तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम चाहे जो मर्जी समझ लो। तारा को निहाल की कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। निहाल आगे बोला, मेरा नया घर यहाँ से पास में ही है, आओ तुम्हें अपना नया घर दिखाता हूँ। निहाल की ये बात सुन तारा का मुंह खुला का खुला ही रह गया। तारा का ऐसा रिएक्शन देख निहाल बोला, तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, अब मैं ओबराय मेंशन में नहीं रहता, मैं एक अलग घर में शिफ्ट हो चुका हूँ। तारा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और उसके मुंह से निकला, क्या? तुम क्या कह रहे हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारी मम तुम्हारे बिना कैसे रह पाएंगी? निहाल बोला, मैं मम से बात करता रहता हूँ और एक दो दिन बाद उनसे मिलने चला जाता हूँ। निहाल की तारा के साथ उस घर में बहुत यादें थीं, जिनके रहते निहाल का उस घर में रहना मुश्किल हो रहा था, मगर फिर भी वो तारा से नहीं बता सकता था कि ऐसी क्या वजह है जिस वजह से उसे घर छोड़कर कहीं और रहना पड़ रहा है। निहाल को चुप देख तारा ने एक बार फिर पूछा, तुम बोलते क्यों नहीं? चुप क्यों हो? देखो निहाल, मैं इतना तो तुम्हें जानती हूँ कि तुम बेवजह कभी कोई काम नहीं करते, इसलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ। जिस तरह तुमने बेवजह मुझसे ब्रेकअप नहीं किया, इस तरह बेवजह तो तुमने वो घर भी नहीं छोड़ा होगा। जरूर कोई बहुत बड़ी वजह रही होगी। जिस पर निहाल तपाक से बोला, जो भी वजह रही होगी, मगर इस वक्त मैं तुम्हें नहीं बता सकता। यह सुनते ही तारा एकदम चुप हो गई। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी।
निहाल बोला, तो तुम चल रही हो ना मेरा नया घर देखने? सुनते ही तारा कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप निहाल को देखती रही और उसके पीछे पीछे चल पड़ी। वो समझ रही थी कि जरूर कोई इतनी बड़ी वजह रही होगी जो उसे अपना घर छोड़कर किसी दूसरी जगह रहना पड़ रहा था। वो ये भी जानती थी कि वो वजह उसके सामने बहुत ही जल्दी आ जाएगी, इसलिए उसने अभी चुप रहना ही बेहतर समझा। दोनों पेंट हाउस पहुंच चुके थे। कुछ देर में दोनों पेंट हाउस में एंटर हुए। तारा आसपास देखते हुए बोली, इतना बड़ा घर है, तुम अकेले कैसे? अभी वह बोल ही रही थी कि निहाल ने सीटी बजाई, तो दूसरी तरफ से सीरियस भागते हुए निहाल और तारा की तरफ आया। सीरियस को देखते ही तारा की आंखें खुशी से बड़ी हो गईं। वो सीरियस को प्यार करने लगी। सीरियस और तारा को साथ खेलते देख निहाल के चेहरे पर भी एक स्माइल आ गई। कॉलेज से निकलने से लेकर यहाँ के घर तक पहुँचने में दोनों हल्के भीग चुके थे। मौसम भी काफी ठंडा था। निहाल ने पूछा, क्या तुम कॉफी पियोगी? चाहो तो रूम में जाकर चेंज भी कर सकती हो। निहाल की बात सुन तारा को एक साथ बिताए हुए अपने समर हाउस वाले दिन याद आने लगे। तारा को यूं ख्यालों में खोया देख निहाल समझ रहा था। तारा हिचकिचाते हुए बोली, कॉफी इज फाइन, कहकर वो पेंट हाउस में इधर उधर घूमने लगी। निहाल चुपचाप किचन की तरफ गया और कॉफी बनाने लगा। वहीं पेंट हाउस में इधर उधर घूमते घूमते तारा की नज़र सामने की दीवार पर गई, जहाँ पर कुछ फोटो फ्रेम्स लगे थे। फोटो फ्रेम्स को देखते ही उसकी आंखें हैरानी से एकदम फैल गईं। वो बहुत ही ध्यान से उन तस्वीरों को देखने लगी। उनको देखते देखते तारा के आंसू निकलने लगे। उसका रोना अब हिचकियों में बदलने लगा था, मगर उसके चेहरे पर एक स्माइल भी थी। वहां सामने दीवार पर लगे फोटो फ्रेम्स में तारा और निहाल की बहुत सारी फोटोज थीं। कुछ ऐसी फोटोज जिनके बारे में तारा जानती तक नहीं थी। उनके एक साथ बिताए पल, जो कि ड्रीम डेकोर्स के ऑफिस, ऑफिस पार्टी, समर हाउस, गार्डन, तारा की फ्लावर शॉप और जाने कहाँ कहाँ। उन फोटोज में तारा और निहाल बहुत खुश लग रहे थे। उनमें से कुछ कपल फोटोज थीं और कुछ सिर्फ तारा की फोटोज थीं। तभी उसे अपने पीछे प्रेजेंस फील हुई और उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो सामने निहाल को पाया, जिसके हाथ में दो कॉफी के मग थे और वो बिना किसी एक्सप्रेशन के उस फोटो फ्रेम वाली दीवार को देख रहा था। तारा ने अपने आंसू पोंछे और निहाल के हाथ से कॉफी का मग ले लिया, फिर सामने लगे सोफे की तरफ बढ़ गई। निहाल भी चुपचाप आया और सामने लगे सोफे पर बैठ गया। सीरियस जाकर तारा के पास बैठ चुका था। दोनों चुपचाप अपनी कॉफी पीने लगे। तारा का दिमाग उन फोटोज को देखकर घूम चुका था। तारा बेहद धीमे से बोली, मैं जानती हूँ आज भी तुम मुझे बहुत प्यार करते हो निहाल, और मेरे मन में भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स कुछ कम नहीं हुई हैं, मगर फिर भी। निहाल ने जवाब दिया, मैं जानता हूँ तारा, मगर ऐसा बहुत कुछ है जिससे तुम अनजान हो, और उन्हीं वजहों से मैं और तुम कभी एक नहीं हो पाएंगे। तारा खींचते हुए बोली, आखिर क्या वजह है कि हम दोनों चाहते हुए भी एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते? जानती हूँ हम एक दूसरे के बारे में क्या फील करते हैं निहाल, मगर एक बार तुम मुझसे अपनी परेशानी शेयर करके तो देखो। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, पर प्लीज एक बार मुझ पर विश्वास करके देखो। तारा की बात सुन निहाल अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, काफी लेट हो रहा है तारा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। निहाल की बात सुन तारा को बहुत गुस्सा आया। वो खींचते हुए बोली, तुम कैसे इंसान हो? ना तुम मेरे साथ रह पाते हो, ना तुम मुझसे दूर रह पाते हो, और जब मैं खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल करके तुमसे दूर रहना चाहती हूँ तो फिर तुम मेरे पीछे आते हो। मुझे बताओगे कि आखिर चाहते क्या हो? निहाल ने कोई जवाब नहीं दिया। तारा भी अपनी जगह से खड़ी हुई और फिर चिल्लाकर बोली, ठीक है, तुम मुझसे दूर रहना चाहते हो ना? यही कहा था तुमने। ठीक है, मैंने मान लिया, और मैंने ये भी मान लिया कि हम दोनों का एक दूसरे के साथ रहना मुमकिन नहीं है। तो फिर अब आज के बाद तुम मेरे पीछे नहीं आओगे। चाहे कोई भी परेशानी हो, चाहे मुझ पर कितना भी खतरा हो, तुम मुझसे दूर रहोगे। कर सकते हो ऐसा? उस पर निहाल ने तपाक से जवाब दिया, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, और तुम मुझे ऐसा करने के लिए कहोगी भी नहीं। इस पर तारा चिल्लाते हुए बोली, क्यों नहीं? क्यों नहीं? किस हक से तुम मेरे पास हो? किस हक से तुम मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते हो? आखिर मैं तुम्हारी हूं ही कौन? अब निहाल एकदम चुप था। निहाल को चुप देख तारा, ना तुम मेरे साथ रह सकते हो, ना मैं तुम्हारे साथ। तो ठीक है,
हम एक दूसरे से दूर रहेंगे। चाहे मुझे कितने भी खतरा क्यों ना हो, वो मेरी परेशानी है और उसे मैं खुद हैंडल करूंगी। कहकर उसने काफी मग सामने टेबल पर रखा और तेजी से पेंट हाउस से बाहर निकल गई। निहाल जब तक दरवाजे पर पहुंचा उसने देखा तारा जा चुकी थी। एक बार फिर तारा जा चुकी थी। निहाल को खुद पर ही बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर उसे इस बात की संतुष्टि थी कि उसने तारा को हर्ष के बारे में बता दिया था। कम से कम तारा अब उससे केयरफुल तो रहेगी। ये सोचकर वो अपने कमरे की तरफ चला गया, मगर इस बात से अनजान कि हर्ष मल्होत्रा चुप रहने वालों में से नहीं था और शायद वो एक नई परेशानी के साथ निहाल के सामने आने वाला था। बोर्ड रूम मीटिंग्स के बाद से ही हर्ष काफी परेशान था। उसे बार बार लग रहा था कि निहाल को उसकी सच्चाई पता चल चुकी है। उसने किसी को फोन करके इस पूरे मामले की खबर पहुंचा दी थी, मगर उसे इस बात का डर था कि अगर निहाल ने खुद ये सच्चाई सबके सामने बोली तो उसकी काफी बेइज्जती होगी। अब वो ये सोचने लगा था कि किस तरीके से निहाल को इस काम से भटकाकर किसी और काम में लगाया जाए। काफी देर सोचते रहने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आया। ऑफिस पहुंचने के बाद उसने तारा से सभी कामों की रिपोर्ट मांगी, जिस पर तारा ने उसे बताया कि एक लैंडस्केपिंग का प्रोजेक्ट ऐसा है जिसके लिए उसे साइट विजिट करना होगा। ये सुनते ही हर्ष को अपने प्लान को आगे बढ़ाने का मौका मिल गया और वो बोला, हाँ आप ठीक कह रही हैं मिस तारा, हमें साइट विजिट के लिए जाना ही होगा। जिस पर तारा ने पूछा, हमें? तो हर्ष बोला, जी मैं आपको वहाँ लेकर चल सकता हूँ। एक्चुअली मुझे भी उस साइट विजिट के लिए जाना ही है। मुझे वहाँ अपना कुछ काम है। हर्ष की बात सुनकर तारा ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोली, ठीक है मैं साइट की फाइल्स ले लेती हूँ। कहकर वो अपनी फाइल्स बटोरने लगी और हर्ष के चेहरे पर एक सातिर मुस्कान आ गई। तारा इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि हर्ष क्या करने वाला है। इस तरीके से उसे हर्ष के साथ साइट विजिट के लिए जाना बिल्कुल भी अजीब या अटपटा नहीं लगा। कुछ ही देर में दोनों साइट विजिट के लिए चले गए थे। साइट पर पूरा काम करने के बाद जब तारा फ्री हुई तो उसने हर्ष की तरफ देखा। वो अभी भी वहां पर कुछ वर्कर्स के साथ बात कर रहा था और उन्हें आगे का काम समझा रहा था। तभी हर्ष ने आवाज लगाकर तारा को उसे एक फाइल पकड़ाने के लिए कहा, जो कि हर्ष की गाड़ी की बैक सीट पर रखी हुई थी। तारा हर्ष की गाड़ी की तरफ बढ़ी और बैक सीट खोलकर देखने लगी, मगर वहां पर तो बहुत सारी फाइल थी। अब तारा को समझ ही नहीं आया कि वो किस फाइल के बारे में बात कर रहा है, तो उसने आगे बढ़कर उन सभी फाइल्स को खोलकर चेक करना शुरू किया, ताकि उस प्रोजेक्ट के नाम के हिसाब से वो फाइल निकालकर हर्ष के पास ले जा सके। वहीं दूर खड़ा हर्ष, जो कि इस वक्त वर्कर के साथ बात कर रहा था, उसकी नज़र तारा पर बनी हुई थी और चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। वो इंतजार कर रहा था तो बस एक धमाके का। यहाँ तारा फाइल्स को खोल खोल कर चेक कर रही थी। तभी अचानक उसने एक और फाइल खोली। जो तस्वीरें और कटिंग्स और न्यूज़ रिपोर्ट उसके सामने आई, वो देखकर उसकी आंखें शौक में बड़ी हो गईं। उसके हाथ पैर जमने लगे। वो ध्यान से उस न्यूज़ रिपोर्ट को पढ़ने लगी और उस फाइल के पन्ने को आगे पीछे करने लगी। कुछ पल के लिए तारा को लगा जैसे उसके आसपास सब कुछ रुक गया हो। उसकी सांसें गहरी हो चली थीं और चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। तारा को इस तरीके से जड़ खड़ा हुआ देख हर्ष समझ गया था कि वो जो चाहता था वो हो चुका है। दरअसल उसने सभी काम की फाइलों के बीच एक ऐसी फाइल बनाकर रखी थी जिसके अंदर अल्केश ओबराय की कंस्ट्रक्शन कंपनी और उस इमारत के गिरने वाले हादसे की सभी डिटेल्स थी, और साथ ही साथ उसमें तारा और उसके परिवार की बचपन की फोटोज भी थीं, जिसे देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि तारा का परिवार किस तरीके से उस हादसे से जुड़ा था। जैसे जैसे तारा वो फाइल देख रही थी, उसके हाथ कांपने लगे थे। उसके माथे पर पसीना आ चुका था और वह वहीं दम करके नीचे घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे थे। तभी पीछे से उसे हर्ष की आवाज आई, जो कह रहा था, मिस तारा क्या हुआ, आपको वो फाइल मिली? कहते हुए हर्ष उसके नजदीक आ गया था। जब उसने तारा को वहां घुटनों के बल बैठे देखा तो वो भी अपने घुटनों के बल बैठा और तारा के कंधे पर हाथ रखकर आवाज देने लगा, मगर तारा की तरफ से उसे कोई रिएक्शन नहीं मिल रहा था। मन ही मन हर्ष बहुत खुश था, क्योंकि वो जैसा चाहता था वैसा उसने कर दिया था। उसने अल्केश ओबराय के सारे चिट्ठे
आज तारा के सामने खोल दिए थे, और वो भी इस तरीके से ताकि वो दोबारा निहाल के करीब कभी ना हो पाए। जब कुछ देर तक हर्ष को तारा का कोई रिएक्शन ना मिला, तो उसने तारा के कंधे को जोर से हिलाया और बोला, मिस तारा, मिस तारा, क्या हुआ है आपको? आप ठीक तो हैं? जिस पर तारा के मुंह से सिर्फ इतना निकला, ये फाइल। हर्ष ने आगे बढ़कर उसके हाथ से वो फाइल ले ली और बोला, ये फाइल, ये आपको कहाँ से मिली? तारा के मुंह में तो जैसे जुबान ही नहीं थी। वो कुछ बोल ही नहीं पाई, बस हाथ से इशारा करके उन फाइलों के ढेर की तरफ हाथ दिखा दिया। हर्ष ने अनजान बनते हुए उसके सामने कहा, मगर ये तो मेरे किसी प्रोजेक्ट की फाइल नहीं है, ये यहाँ कैसे आई? कहकर उसने फाइल के पन्ने आगे पीछे पलटने की कोशिश की। वो ये ड्रामा इतनी सफाई से कर रहा था कि कोई भी सोचे कि वो खुद इस फाइल को पहली दफा देख रहा था। उसने अपने चेहरे पर शौक भरे एक्सप्रेशन लाकर कहा, ओह माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? ये कंस्ट्रक्शन कंपनी तो अल्केश ओबराय की है। अल्केश मतलब निहाल के फादर। ओह माय गॉड। बस उसका इतना कहना ही था कि तारा ने गुस्से से आंखें मीच ली और ढेरों आंसू उसकी आंखों से बह निकले। हर्ष आगे बोला, तो क्या मिस तारा, आप इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी? आप और निहाल तो रिलेशनशिप में थे ना? तो क्या निहाल ने आपको इन सब के बारे में कभी कुछ नहीं बताया? ये सुनते ही तारा का रोना बढ़ चुका था। उसने सिर्फ नामे गर्दन हिला दी। हर्ष ड्रामा करते हुए आगे बोला, वेल, ये भी तो हो सकता है ना कि निहाल को खुद भी ये सब ना पता हो। जो कुछ भी किया तारा, ये सब तो उसके डैड की कंस्ट्रक्शन कंपनी का है, और हो सकता है निहाल इस सब से खुद अनजान हो। तारा बस रोई जा रही थी। उसके सामने एक बार फिर से वो मंजर घूम गया था जब उसने अपने मॉम डैड को खोया था। इतनी छोटी सी थी वो उस वक्त, उसे समझ ही नहीं थी कि माँ बाप को खोना होता क्या है। किस तरह से उसकी बूजी ने उसे संभाला था, और आज उसके बचपन की तस्वीर उसके परिवार के साथ देखकर उसके सभी घाव एक बार फिर हरे हो चुके थे। हर्ष ने उसे चुप कराने की कोशिश की, मगर तारा बेहिसाब रोई जा रही थी। तो हर्ष आगे बढ़ा और झट से उसे गले लगा लिया। तारा ने भी उसे कस के पकड़ लिया और जोर जोर से रोने लगी। हर्ष के हाथ उसकी पीठ पर थे और उसे धीरे धीरे सहलाकर चुप करवा रहा था। तभी उसे वहां पीछे से निहाल आता दिखाई दिया। निहाल की तरफ तारा की भीड़ थी, मगर निहाल हर्ष को देख सकता था कि उसने कस के तारा को गले लगा रखा था और धीरे धीरे उसके पीठ और कमर पर हाथ चला रहा था। यह देखते ही निहाल का गुस्सा काबू से बाहर होने लगा था। वो नहीं जानता था कि तारा रो रही है और हर्ष सिर्फ उसे चुप कराने का एक ड्रामा कर रहा है। दरअसल हर्ष ने आगे बढ़कर जो तारा को गले लगाया था, वो भी इसलिए ही किया था क्योंकि उसने दूर से निहाल की गाड़ी आती देख ली थी। कुछ देर पहले जब निहाल अपने ऑफिस में बैठा था, तब उसके खबरी ने उसे बताया कि हर्ष तारा को एक साइड विजिट के लिए ले गया है। निहाल ने उस खबरी को हर्ष पर नजर रखने के लिए कहा, मगर फिर पता नहीं उसका मन नहीं माना। इस तरीके से तारा को हर्ष के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। उसे डर था कि कहीं हर्ष तारा को कोई नुकसान ना पहुंचाए। इसलिए वो खुद अपने ऑफिस से निकला और साइड की तरफ आ गया। इस बात से हर्ष और तारा दोनों ही अनजान थे, मगर जब तारा रो रही थी और हर्ष उसे चुप कराने का नाटक कर रहा था, तब उसने दूर से निहाल की गाड़ी देख ली थी और वो समझ गया था कि निहाल तारा के लिए ही वहां पर आया होगा। हर्ष ने निहाल को वहां पर आता देखने के बावजूद तारा को नहीं छोड़ा, बल्कि उसे और कस के गले लगा लिया। मगर तारा को इस बात की बिल्कुल भी सूझ नहीं थी कि उसके आसपास क्या हो रहा है। वो हर्ष के गले मिलकर बुरी तरह से रो रही थी। निहाल जैसे ही उन दोनों के करीब आया, तो उसने जोर से तारा को आवाज लगाई, तारा, कम यार। निहाल की आवाज सुनते ही दो पल के लिए तारा का रोना बंद हुआ और उसने अपने आसपास नजर दौड़ाई। तब उसे रियलाइज हुआ कि वो हर्ष के गले लगकर खड़ी है। वो झट से धक्का देकर हर्ष से दूर हुई और इधर उधर देखने लगी। जब उसने पीछे पलटकर देखा, तो उसे वहां निहाल खड़ा दिखाई दिया। तारा के पलटने पर निहाल को यह रियलाइज हुआ कि तारा रो रही थी, और वो भी काफी बुरी तरह से। यह देखते ही निहाल का दिल बैठ गया और वो कंसर्न से आगे बढ़ा। उसने पूछा, क्या हुआ है तारा? इस घटिया आदमी ने कुछ किया है? क्या इसने कुछ कहा है? तो मुझे बताओ। कहते कहते निहाल के दोनों हाथ उसके कंधे पर आ गए थे। तारा बस एकटक निहाल के चेहरे को देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ उन दोनों के पीछे खड़ा हर्ष
अपने पॉकेट में हाथ डालकर आगे के तमाशे का इंतजार कर रहा था। वो जानता था कि उसने तारा के मन में एक ऐसा शक का बीज बो दिया है जो कि वो आसानी से भूलने वाली नहीं थी। निहाल ने एक बार फिर तारा से पूछा, व्हाट हैपेंड तारा? आई एम आस्किंग यू समथिंग। जवाब दो मुझे। अब तारा गुस्से से चिल्लाई और उसको दोनों हाथों से धक्का देकर बोली, क्यों बताऊं तुम्हें? तुम ही तो वजह हो कि आज मेरी एक बार फिर ये हालत हो गई है। जिस पर निहाल हैरानी से बोला, मेरी वजह से? तुम कहना क्या चाहती हो? जिस पर तारा ने गाड़ी के पास जाकर वो फाइल उठाई और निहाल की तरफ उछाल दी। फिर बोली, इस वजह से। निहाल को कुछ समझ में नहीं आया। उसने वो फाइल दोनों हाथों में कैच की और उसको खोलकर पढ़ने लगा। अब उसे पूरी बात समझ आ गई थी। जैसे ही उसने नजर उठाई और हर्ष को देखा, हर्ष के चेहरे पर वो डेविल एक्सप्रेशन देखकर ही समझ गया कि ये सब हर्ष का किया धरा है। गुस्से से निहाल के जबड़े कस गए। वो हर्ष को मारने के लिए आगे बढ़ने लगा, मगर तारा ने उसे बीच में रोक दिया और गुस्से से बोली, किसी को भी कुछ भी कहने से पहले तुम्हें मेरी बात का जवाब देना होगा निहाल। जिस पर निहाल उसे सवालिया नजरों से देखने लगा तो तारा ने अपने आंसू पोंछे और बहुत ही हिम्मत करके निहाल से पूछा, क्या तुम इस बारे में पहले से जानते थे? तो निहाल ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा, तुम पहले मेरी बात आराम से सुनो। जिस पर तारा एक बार फिर चिल्लाई, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मुझे सिर्फ तुम्हारा जवाब चाहिए, हाँ या ना में। क्या तुम इस सब के बारे में पहले से जानते थे? उसका सवाल सुनते ही निहाल की मुट्ठी कस गई और उसने अपनी गर्दन नीचे कर ली। उसमें जवाब देने की हिम्मत तो नहीं थी, मगर फिर भी उसने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। यह देखते ही तारा का गुस्सा बिल्कुल बेकाबू हो गया और उसने आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ निहाल को मार दिया। निहाल का चेहरा एक तरफ झुका हुआ था, मगर वो एकदम चुप था। तारा अभी भी गुस्से में हल्का हल्का कांप रही थी और वहीं उन दोनों के पास खड़ा हर्ष अभी भी उन दोनों पर नजरें गड़ाए हुए था। उसके चेहरे पर एक डेबिल स्माइल थी। तारा की हरकत से वो मन ही मन काफी खुश था, क्योंकि उसने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। कहीं ना कहीं निहाल हर्ष की हरकत से वाकिफ था। वो क्या और क्यों कर रहा है, निहाल सब समझ रहा था, मगर तारा इन सभी बातों से अनजान थी। और अब जब उसका पास्ट उसके सामने इस तरीके से आया था तो उसका दिल बिल्कुल टूट चुका था। निहाल ने वापिस सिर उठाकर जब तारा की तरफ देखा, तारा अभी भी बेहिसाब आंसू लिए उसे देखे जा रही थी। तारा रोते हुए बोली, मैंने तुमसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। क्या यही वजह थी कि तुमने मुझसे ब्रेकअप कर लिया था? बताओ निहाल। कहते कहते तारा निहाल की तरफ बढ़ी और उसका कॉलर पकड़ लिया। तारा एक बार फिर चिल्लाई, बताते क्यों नहीं? आज मुझे तुमसे सब सच जानना है। क्या इसी वजह से तुमने मुझसे ब्रेकअप किया? निहाल गहरी नजरों से तारा को देख रहा था और उसने सिर्फ हाँ में गर्दन हिला दी। फिर बोला, मैं शुरू से इस बारे में कुछ नहीं जानता था। जब मैं तुमसे मिला, जब तुम्हें प्यार करने लगा, तब भी मैं इन सब बातों से अनजान था। मगर अभी कुछ ही दिन पहले मुझे इस सब के बारे में पता चला। तारा उसकी बात बीच में काटते हुए बोली, तो तुमने आकर मुझसे बात क्यों नहीं की? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? जिस पर निहाल ने जवाब दिया, मैं डर रहा था। मुझे डर लग रहा था तारा, कि कहीं तुम मुझसे नफरत ना करने लगो। तारा का रोना बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और वो रोते रोते बोली, एक बार मुझ पर विश्वास तो करके देखते निहाल, मगर तुमने तो मुझ पर विश्वास किया ही नहीं। क्या तुम्हें मुझ पर और मेरे प्यार पर भरोसा नहीं था? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात नहीं समझती? अगर जब ये हादसा हुआ मैं बच्ची थी, तो तुम भी तो बच्चे ही थे। ये जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मगर मैं इस बात से बहुत हर्ट हूँ कि तुमने मुझसे सच्चाई छुपाई। तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। कहते हुए तारा ने झटके से निहाल का कॉलर छोड़ दिया और कुछ कदम पीछे होने लगी। निहाल तारा की तरफ बढ़ा और बोला, मैंने कई बार कोशिश की कि तुम्हें इस बारे में बता सकूं, मगर कभी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैं तुम्हारे अतीत को तुम्हारे सामने लाकर एक बार फिर तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था। तारा फिर चिल्लाई, मगर तुमने मेरा दिल दुखा दिया निहाल। तुमने एक बार फिर मुझे हर्ट कर दिया। ये जो कुछ भी हुआ, इसमें तुम और मैं कहाँ थे? तुमने मुझसे अपना रिश्ता ही तोड़ लिया। मैंने तुम पर इस कदर विश्वास किया कि बिना कुछ सोचे समझे खुद को तुम्हें सौंप दिया। और तुमने क्या किया? कहते कहते वो नीचे घुटनों के बल बैठ गई और अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा जोर जोर से रोने लगी। निहाल ने जब नजर उठाकर साइड में खड़े हर्ष को देखा, तो उसके चेहरे पर आई टेढ़ी हंसी को देख वो समझ गया कि यह सब हर्ष का किया धरा था। हर्ष जैसा चाहता था उसने कर दिया था। तारा को फिजिकली ना सही,
मगर हर्ष ने उसे मेंटली काफी हर्ट कर दिया था। उसको देखते हुए निहाल की मुट्ठियां कस चुकी थी, मगर इस वक्त निहाल का तारा को संभालना ज्यादा जरूरी था। इसलिए वो आगे बढ़ा और तारा को उसकी जगह से उठाने की कोशिश की, मगर तारा ने एक झटके से उससे अपना हाथ छुड़ाया और बोली, तुम दूर हो जाओ मुझसे, मैं तुमसे किसी किस्म की कोई बात नहीं करना चाहती। निहाल, तुम चले जाओ यहाँ से, इस वक्त मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। उसकी बात सुना हर्ष तारा की तरफ बढ़ा और बोला, तारा, ये कंस्ट्रक्शन साइट है, सभी तुम्हें देख रहे हैं, मुझे लगता है तुम्हें घर चलना चाहिए। आओ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ। हर्ष की बात सुन तारा ने खुद को किसी तरह कंट्रोल किया और अपनी जगह पर खड़ी हुई। उसने अपनी आंखों से बहते हुए आंसू पोंछे। उसका चेहरा पूरा लाल हो चुका था और आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। वो आगे बढ़कर हर्ष की गाड़ी में बैठने लगी तो निहाल ने एक बार फिर कहा, तारा, तुम्हें घर ही जाना है ना? तुम मेरे साथ जाओगी, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ूंगा। कहकर उसने आगे बढ़कर तारा का हाथ पकड़ लिया। एक बार फिर तारा ने उसे अपना हाथ छुड़ाया और बोली, तुम निहाल, मुझसे दूर रहना। आज तक तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया, मैं समझ नहीं पाती थी कि मैंने तुम्हें इतना प्यार किया, तुम पर अंधा विश्वास किया और तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। मगर आज मैं तुम्हें कहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ किसी किस्म का कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। तो अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुमसे नफरत करने लगूं, तो मेरी आंखों के सामने दोबारा कभी मत आना। इतना कहकर वो हर्ष की गाड़ी में जाकर बैठ गई। तारा की सर्कस से हर्ष के चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ गई और वो एक एटीट्यूड से निहाल को देखते हुए जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी स्टार्ट करके वहां से चला गया। निहाल का मन कर रहा था कि इसी वक्त हर्ष की जान ले ले, मगर वैसा कुछ नहीं कर सकता था। वो भी अपनी गाड़ी में आकर बैठा और कुछ डिस्टेंस मेंटेन करते हुए अपनी गाड़ी हर्ष की गाड़ी के पीछे लगा ली। चाहे जो कुछ भी हुआ हो, मगर अभी भी उसे हर्ष पर 1% भी विश्वास नहीं था। कुछ देर बाद हर्ष ने तारा को उसके घर के बाहर ड्रॉप किया और चला गया। वहीं न्याल जो कुछ दूरी पर उन दोनों की गाड़ी का पीछा कर रहा था, जब उसने देखा तारा सही सलामत अपने घर चली गई है, तो उसने भी गाड़ी ऑफिस की तरफ बढ़ा दी। तारा जब अपने घर पहुंची तो बिना किसी से मिले सीधा अपने कमरे में चली गई। उसको रह रहकर वही सब तस्वीरें और न्यूज रिपोर्ट याद आ रही थी, जिसमें साफ साफ लिखा था कि उस हादसे के जिम्मेदार अलकेश ओबराय और उनके ठेकेदार थे। तारा को अलकेश ओबराय पर काफी गुस्सा आ रहा था, मगर वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। शाम तक उसका रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। उसने शीतल और सोनिया को कॉल करके बुलाया। जब दोनों सहेलियां तारा के पास पहुंची तो तारा की वो हालत देख एक बार फिर परेशान हो गईं। सोनिया ने जब उससे पूछा तो आज कंस्ट्रक्शन साइट पर जो कुछ भी हुआ, वह सभी बातें तारा ने उसको बता दी। ये सुनते ही सोना और शीतल दोनों काफी परेशान हो चुकी थी, मगर उन्हें फिर भी इस बात का बड़ा यकीन था कि ये जो कुछ भी हुआ उसमें निहाल का कोई हाथ नहीं था। निहाल तो खुद उस वक्त एक बच्चा था। काफी देर यूं ही रोने के बाद तारा की हालत बिगड़ने लगी थी। सोनिया ने उसके सिर पर हाथ फेरा और उसे पानी पिलाते हुए बोली, तारा, इतना स्ट्रेस तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम जानती हो ना कि तुम्हें स्ट्रेस की वजह से बेहोशी आ जाती है, और अगर तुम्हारी तबीयत बिगड़ी तो बूजी 10 तरह के सवाल करेंगी, फिर उन्हें क्या जवाब देंगे? प्लीज खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करो। तारा ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। फिर अचानक शीतल और सोनिया की तरफ देखकर बोली, मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ से जाना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों का ऑफिस है और बहुत सारा काम भी, मगर अगर तुम चाहो तो हम कुछ वक्त अकेले सुकून में बिता सकते हैं। मुझे इस वक्त शहर से दूर जाना बहुत जरूरी है, ताकि मैं अपना मन शांत कर सकूं। शीतल को तारा की बात बिल्कुल ठीक लगी। वो झट से बोली, हाँ, हमें जरूर चलना चाहिए। वो आगे बोली, मैंगलोर शहर में उनका एक फार्म हाउस है। अगर वो चाहें तो तीनों सहेलियां वहां जाकर रह सकती हैं, जहाँ ना किसी की कोई टोका टोकी होगी और ना ही किसी परिवार वाले को जवाब देना पड़ेगा, और तारा को खुद को संभालने का वक्त भी मिल जाएगा। सोनिया और तारा को उसका ये आइडिया काफी पसंद आया, जिस पर शीतल बोली, ठीक है, फिर हम आज रात को ही मैंगलोर के लिए निकल जाएंगे। तुम दोनों अपनी पैकिंग करो। कुछ देर बाद पैकिंग खत्म हुई और वो तीनों अपना अपना सामान लेकर नीचे उतरी। बूजी जो किचन में उनके लिए खाना बना रही थी, उन्हें इस तरीके से सामान के साथ नीचे आता देख काफी हैरान हुई और बोली, तुम तीनों कहाँ जा रही हो और मुझे बताया भी नहीं? जिस पर शीतल बोली, बूजी, वो मेरी एक फ्रेंड की शादी है
और उसने मुझे और सोनिया को बुलाया था। मगर मैं चाहती हूँ कि तारा भी हमारे साथ जाए। पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी तारा की ज़िंदगी में हो रहा है, आप तो जानती हैं कि वो बहुत परेशान है। इसलिए तारा के लिए भी अच्छा चेंज हो जाएगा। तो मैं तारा को भी अपने साथ लिए जा रही हूँ। हम लोग मैंगलोर जा रहे हैं और 3-4 दिन में वापस लौट आएंगे। बूजी समझ रही थी कि पिछले कुछ दिन तारा के लिए काफ़ी परेशानी भरे थे और इस वक्त उसका इस शहर से थोड़ा दूर रहना ही बेहतर था। तारा अभी भी बूजी से कोई बात नहीं कर रही थी, मगर फिर भी बूजी आगे बढ़ी और तारा के कंधे पर हाथ रख बड़े ही प्यार से उसे बोलने लगी। अपना ध्यान रखना, कहकर उन्होंने तीनों के सिर पर हाथ रखा और उन्हें आराम से जाने के लिए कहा। कुछ देर बाद तीनों सहेलियां मैंगलोर शहर के लिए निकल चुकी थी। रास्ते से ही तारा ने हर्ष को कॉल किया और कहा, मिस्टर हर्ष, मैं किसी जरूरी काम से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रही हूँ, इसलिए मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। जिस पर हर्ष ने जवाब दिया, नो प्रॉब्लम मिस तारा, मुझे लगता है आपको कुछ वक्त खुद के साथ बिताने की ज़रूरत है। कोई बात नहीं, आप जाइए। जब आपकी तबीयत ठीक फील करे तो वापस ऑफिस आ सकती हैं। तारा ने उसे थैंक्स कहा और फ़ोन काट दिया। हमेशा की तरह हर्ष ने झट से किसी को मैसेज करके तारा के बारे में बता दिया। हर्ष इस बात को लेकर काफ़ी खुश था कि उसने तारा को निहाल से और भी ज़्यादा दूर कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ निहाल तारा को लेकर बहुत परेशान था। उसने कई बार सोनिया और शीतल को भी फ़ोन मिलाया, मगर किसी ने भी उसका फ़ोन रिसीव नहीं किया। निहाल को समझ ही नहीं आ रहा था कि तारा का हाल किसी से पूछे तो कैसे पूछे। तभी उसके खबरी का उसे कॉल आया, जिसने उसे बताया कि तारा अपनी दोनों सहेलियों के साथ कहीं बाहर जा रही है। ये सुनते ही निहाल समझ गया कि तारा यहाँ से दूर जाकर कुछ वक्त अकेले में बिताना चाहती होगी। उसे जब खबरी से पता चला कि हर्ष उन लोगों के साथ नहीं है, तो ये सुन निहाल के चेहरे पर एक सुकून उतर आया। इसका मतलब तारा खतरे से बाहर थी। शीतल और सोनिया की तो निहाल जानता ही था कि वो दोनों उसे काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेंगी, इसलिए उसने उन तीनों के पीछे ना जाना ही बेहतर समझा। वो जानता था कि जब तारा का गुस्सा शांत होगा तो वो खुद आकर निहाल से बात करेगी। तारा अपनी दोनों सहेलियों सोनिया और शीतल के साथ मैंगलोर पहुंच चुकी थी। मैंगलोर में शीतल की फैमिली का एक फार्म हाउस था, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत वादी के पास बना हुआ था। उस फार्म हाउस के ही सामने एक छोटी सी झील थी। उस जगह का नज़ारा बेहद खूबसूरत था। अगर कभी किसी इंसान को सुकून की तलाश हो तो इस जगह से खूबसूरत और कोई शांत कोई जगह नहीं हो सकती थी। उन तीनों ने रात भर गाड़ी से सफ़र तय किया था, इसलिए जब तक वो अगले दिन सुबह मैंगलोर पहुंची तो वो काफ़ी थक चुकी थी। उन तीनों ने पहले जाकर आराम करने की सोची। वो अपने अपने कमरे में गईं और जाकर सो गईं। वहीं दूसरी तरफ निहाल का मूड आज बहुत खराब था। उसका किसी भी काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। ना ही उसका ऑफिस जाने को मन था और ना ही कहीं और। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना आज का दिन वो अपने पेंट हाउस में ही गुजारे। सिर्फ वो, उसकी तन्हाई और साथ में सीरियस। उसने अपने लिए ऑमलेट टोस्ट और कॉफ़ी बनाई और फिर उसके बाद लैपटॉप लेकर बैठ गया। रह रहकर उसे बस तारा का ही ख्याल आ रहा था। वो सोच रहा था कि तारा कैसी होगी, क्या कर रही होगी। इतना तो वो जानता था कि रो रो कर उसने अपनी आंखें सुजा रखी होंगी। उसका बहुत मन था किसी भी तरह तारा के पास पहुंच जाए और उसे कस के अपनी बाहों में भर ले, मगर ऐसा हो ना सकता था। शाम का वक्त तारा, सोनिया और शीतल अपने अपने कमरे से उठकर बाहर आई। उनकी थकावट तो उतर गई थी, मगर अभी भी मूड की अच्छी खासी बैंड बजी हुई थी। सोनिया ने उन तीनों के लिए कॉफी बनाई और उसके बाद वो बाहर आकर गार्डन एरिया में बैठ गईं। कुछ ही देर में सनसेट होने वाला था, जो कि अपने आप में ही एक बेहद खूबसूरत नज़ारा था। वो तीनों वहां बैठी अपने बचपन की बातें करती रहीं और सनसेट एंजॉय किया। शीतल को एक आइडिया आया। उसने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे तारा का और उन सभी का मूड एकदम बदल जाए। तो उसने अपनी दोनों सहेलियों की तरफ देखते हुए बोला, तुम दोनों ने इतना मातम क्यों मना रखा है? तुम लोग कैसे गुमसुम सी बैठी हो, जैसे कोई मर गया हो। कम ऑन गर्ल्स, हम कितने अरसे के बाद एक गर्ल्स ट्रिप पर बाहर आए हैं और अब यहाँ पर हमारी पुलिसिंग करने के लिए बूझी तक नहीं है। तो चलो फिर कुछ तूफानी करते हैं। शीतल को इतना उत्सुकता से बातें करते देख तारा और सोनिया भी अपनी जगह से खड़ी हुई और बोली, हाँ चलो। तारा का मन बहुत खराब था, मगर फिर भी उसकी सहेलियां जो अपना ऑफिस और काम छोड़कर उसके साथ यहाँ तक आई थी, वो भी सिर्फ उसके लिए, ताकि तारा बेहतर महसूस कर सके,
तारा उनके साथ बिल्कुल भी गलत नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने सोचा कि वो क्यों ना उनके साथ मिलकर इस वक्त को एंजॉय करे। उन तीनों ने बॉन फायर करने का प्लान बनाया। शीतल ने उस फार्म हाउस के केयर टेकर, जो कि एक उम्र दराज आंटी अंकल थे, उनसे सभी सामान लाकर अरेंजमेंट करने के लिए कहा। उन्होंने वही गार्डन एरिया में अपना एक छोटा सा आग जलाने का साधन इकट्ठा किया और वहीं पर जम गई। शीतल अंदर से जाकर उन तीनों के लिए वाइन ले आई थी और उन्होंने केयर टेकर आंटी से कहकर उन तीनों के लिए पास्ता भी बना लिया था। अब बस वो तीनों खूब सारी बातें करते करते पास्ता और वाइन एंजॉय करने लगी थी। सभी चीज़ों का अरेंजमेंट करने के बाद केयर टेकर आंटी अंकल अपने आउट हाउस में चले गए। अब वहाँ तीनों सहेलियां अपनी ही मस्ती में लगी थीं। ऐसे ही आग के सामने बैठे बैठे उन्हें कई घंटे बीत चुके थे। तारा को बीच में रह रहकर उसका और निहाल का वो वक्त याद आ रहा था जो उसने समर हाउस में निहाल के साथ बिताया था। ऐसे ही वहाँ की फायर प्लेस के सामने जो क्लोज मोमेंट्स दोनों ने साथ बिताए थे, वो तो तारा कभी भूल ही नहीं सकती थी। मगर फिर भी उसने अपना सिर झटका और वापस शीतल और सोनिया के साथ बातों में लग गई। अब तक उन तीनों ने मिलकर 4 बोतल वाइन खत्म कर दी थी और तीनों को ही अच्छी खासी चढ़ भी चुकी थी। सोनिया कुर्सी पर खड़े होकर बेसुरे राग अलाप रही थी और तारा भी कम नहीं थी। वो भी उसके साथ पूरे सुर मिलाकर हर गाने की टांग खींचने में लगी थी। शीतल उनके टेढ़े मेढ़े वीडियो बना रही थी। होश तो उसे खुद को भी नहीं था, मगर फिर भी कभी उसके हाथ से फोन गिरता तो कभी वाइन की बोतल। मगर फिर भी पूरी कोशिश कर रही थी उनके बेसुरे राग कैप्चर करने की। काफी देर यूं ही हंसने खेलने के बाद वो तीनों अपनी अपनी कुर्सी पर थक कर बैठ गईं। मौसम काफी अच्छा था, हल्की हल्की हवा चल रही थी और मंगलौर का मौसम तो ज्यादातर गर्म ही रहता था। मगर अब वो तीनों एकदम शांत होकर बैठी हुई थीं। तभी न जाने सोनिया के मन में क्या आया, तो उसने तारा की तरफ देखकर बोला, तारा मैं तुझे एक बात कहूँ, तू प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना और गलत भी मत समझना, और अगर हो सके तो एक बार इस बारे में सोचना जरूर। जिस पर टल्ली तारा अजीब से एक्सप्रेशन के साथ सोनिया को देखने लगी और फिर बोली, तू ऐसे क्यों बोल रही है, जैसे तू मुझे प्रपोज करने वाली है। सीधा सीधा बोल ना क्या है। तो सोनिया फिर से बोली, मुझे ना वो निहाल का नाम सुनते ही तारा का चेहरा एकदम मायूस हो गया और वो सोनिया की तरफ उंगली दिखाते हुए बोली, तू उसकी बात मत कर, अच्छे खासे मूड का बैंड बज जाएगा यार। उस आदमी का नाम भी मत लेना। इस बार शीतल बोली, अगर तारा एक बार बात सुन तो सही, मुझे भी वही लगता है जो सोनिया को लगता है। ये जो कुछ भी हुआ उसमें निहाल का कोई दोष नहीं, वो बेकसूर है यार। जो कुछ भी हुआ तेरे बचपन में हुआ, उस वक्त वो खुद छोटा बच्चा था, उसे क्या ही पता होगा कि उसके डैड हैं और उसकी कंस्ट्रक्शन कंपनी क्या क्या कर रही थी। शीतल की बात सुन तारा लहराते हुए अपनी जगह पर खड़ी हुई और बोली, मगर तू मुझे बता उसने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया। सीधा सीधा आकर मुझे ये भी तो कह सकता था ना कि उसे अपने डैड की कंपनी के बारे में ये सब पता चला है। मगर नहीं, उसने तो ये डिसाइड कर लिया कि वो मुझसे ही दूर रहेगा। क्यों, तूने सोचा है कभी मुझे कैसा फील होता है। मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे उसने मुझे यूज़ किया। जब उसका मन किया वो मेरे पास आया और जब उसका मन किया तो ब्रेकअप कर लिया, लड़ाई झगड़ा कर लिया। फिर उसका मूड बदला तो मेरे पास आया, फिर उसका मूड बदला तो फिर लड़ाई झगड़ा कर लिया। तारा की ये बात सुनते ही सोनिया ने उसे बैठने का इशारा किया, तो तारा कमर पर हाथ रखकर बोली, नहीं अब तो मैं सारी बात खड़े होकर ही करूंगी। मुझे फील आ रही है यार, तू मेरी बात सुन। ऐसा नहीं है कि मैं निहाल से प्यार नहीं करती, बहुत बहुत करती हूँ और मैं उसके लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ। मगर वो शायद मुझ पर विश्वास ही नहीं करता यार। उसे मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं है, मुझ पर भरोसा ही नहीं है। तुझे पता है वो कैसी बातें कर रहा था कल। वो कह रहा था कि मैं उससे नफरत करूंगी। मगर मैं उससे नफरत क्यों करूंगी यार। मैं भी जानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ उसमें निहाल का कोई दोष नहीं था। अब शीतल अपनी जगह पर लहराते हुई खड़ी हुई और एक हाथ कमर पर रखकर दूसरे हाथ से उंगली पॉइंट करके तारा की तरफ देखते हुए बोली, तू मेरी बात सुन। वो सिर्फ तुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। वो जानता है कि तू कितनी टच्ची है अपनी मॉम डैड के टॉपिक के बारे में। तू कभी किसी से भी उनके बारे में बात नहीं करना चाहती। शायद हो सकता है वो इसलिए तुझे हर्ट ना करना चाहता हो। जिस पर तारा खींचते हुए बोली, तो मतलब उसने मुझसे ब्रेकअप ही कर लिया। ये नहीं कि परेशानी के बारे में बात करके सॉल्यूशन निकाले, मतलब ब्रेकअप। तारा की बातें सुन अब सोनिया खींचने लगी थी। अब वो अपनी जगह से लहराते हुए उठी और बोली,
तू मेरी बात सुन। तू पहले मुझे ये बता, तू खुद को समझती क्या है? क्या तू खुद इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर वो सामने से आकर तुझे ये सब बताता तो तू उसे ऐसे ही प्यार से बोलती? ओ इट्स ओके निहाल बेबी, इट्स नॉट योर फॉल्ट। बिल्कुल भी नहीं। तू तो राशन पानी लेकर उसी पर सवार हो जाती, दुनिया जहाँ की उसे बातें सुनाती और शायद एक आधा झापड़ भी लगा देती। ये सुनते ही तारा की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं और उसने अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिए। उसका ऐसा रिएक्शन देख सोनिया और शीतल दोनों हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी और दोनों ने ही एक साथ पूछा, क्या? तो तारा की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। वो सुबकते हुए बोली, तुम्हें पता है, कल मैंने सच्ची में निहाल को एक झापड़ लगा दिया। अब हैरान होने की बारी शीतल और सोनिया की थी। दोनों एक साथ बोली, क्या? तूने क्या किया? तो तारा ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोली, हाँ, कल मैंने उस बकवास हर्ष के सामने मैंने निहाल पर हाथ उठा दिया। ये सुनते ही शीतल जल्दी से तारा की तरफ आई और उसको कंधों से अपनी तरफ घुमाकर बोली, उसके बाद क्या हुआ? निहाल ने क्या किया? ये सुनकर तारा ने नामे गर्दन हिलाई और बोली, कुछ नहीं, उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा। वो बस चुपचाप खड़ा मुझे देखता रहा। ये सुनते ही तीनों एकदम चुप हो गईं। सोनिया बोली, आई कांट बिलीव इट तारा, तूने निहाल के ऊपर हाथ उठा दिया, और सोच, वो भी उस हर्ष के सामने। मुझे वो आदमी कुछ ठीक नहीं लगता। जिस पर शीतल ने भी कहा, हाँ देख, मैं उससे कभी मिली तो नहीं, पर जितना मैंने उसके बारे में तुझसे सुना है, मुझे वो आदमी कुछ गड़बड़ लगता है। तारा आगे बोली, मैंने कल इतना बुरा बिहेव किया, तभी न्याय ने मुझे घर ड्रॉप करने के लिए कहा और मैं जाकर हर्ष की गाड़ी में बैठ गई। ये सुनते ही सोनिया ने अपने सिर पर हाथ मारा और बोली, तू बेवकूफ़ है। तुझे क्या अभी भी समझ नहीं आ रहा कि तू उस न्याल के साथ कैसा बिहेव करे? मगर वो हर कदम पर सिर्फ तेरे बारे में सोचता है, तुझे प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचता है। दिमाग की इतनी पैदल है कि तुझे कब समझ में आएगा? ये उसने जो कुछ भी किया तेरे लिए किया, बेवकूफ। अब तारा दोनों हाथ अपने सर पर रख अपनी कुर्सी पर दम से बैठ गई और एकटक सामने की तरफ देखने लगी। तीनों अपनी कुर्सियों पर बैठ चुकी थीं। अब वहां एकदम सन्नाटा पसर गया। शीतल और सोनिया को यह बात बहुत बुरी लगी कि गुस्से में आकर तारा ने निहाल के ऊपर हाथ उठा दिया। सोनिया ने अपनी गर्दन नामे हिलाई और बोली, तूने ठीक नहीं किया तारा। अब तू मुझे खुद बता, क्या तुझमें इतनी पेशेंस है कि अगर निहाल ने तुझे ब्रेकअप करने की बजाय तुझे आकर ये बताया होता कि सच्चाई क्या है, तू क्या आसानी से एक्सेप्ट कर लेती? शायद नहीं। अब मुझे लग रहा है कि निहाल का डर बिल्कुल सही था। कहीं ना कहीं जो कुछ भी सोनिया कह रही थी वो सब सच था, और ये बात तारा भी जानती थी। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद तीनों भाई अपनी कुर्सियों पर ही पसर गईं और नींद के आगोश में चली गईं। तारा सोनिया और शीतल से पहले ही उठ चुकी थी और उसके सिर में हल्का हल्का दर्द भी हो रहा था। उसे समझ आ रहा था कि हो ना हो यह पिछली रात का हैंगओवर ही था। कुछ देर बाद तारा फ्रेश होकर बाहर आई और झील की तरफ घूमने निकल गई। कुछ देर वहीं झील के किनारे घूमने के बाद तारा वहीं पर लगे एक बेंच पर बैठ गई। हालांकि पिछली रात वो नशे में थी, मगर फिर भी उसे सोनिया और शीतल की कही हुई हर बात याद थी। वो काफी देर वहां बैठी सोचती रही कि उसने जो कुछ भी निहाल के साथ किया, क्या वो सही था या नहीं। वो सोच रही थी कि किस तरह वो निहाल से मिली और फिर कैसे उनका रिश्ता आगे बढ़ा। सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जानती थी कि जिस जगह वो आज खड़ी थी, वहां ना निहाल गलत था ना वो खुद, मगर फिर भी जहाँ बात उसके मम डैड की आती थी, वहाँ वो किसी और को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाली थी। वो जानती थी कि उसको अपना गुस्सा अलकेश ओबराय पर ही निकालना चाहिए था, मगर फिर भी निहाल उनका बेटा था। ये सोच सोच कर उसे खुद पर और अपनी किस्मत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने जिस तरीके से निहाल के साथ बिहेव किया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो किस मुंह से निहाल के सामने जाएगी और उससे क्या बात करेगी। काफी देर यही सब सोचने के बाद वो वापस फार्म हाउस आ गई। जब वो फार्म हाउस पहुंची तो उसने देखा शीतल और सोनिया भी उठ चुकी थी और फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट के लिए जा रही थी। उन तीनों ने मिलकर ब्रेकफास्ट किया और फिर ऐसे ही आगे पीछे शहर में घूमने का कुछ प्लान बनाया। कुछ देर बाद तीनों तैयार होकर यूं ही तफरी करने के लिए निकल पड़ी। वहीं दूसरी तरफ निहाल आज भी ऑफिस नहीं गया था। वो चुपचाप अपने पेंट हाउस में ही बैठा लैपटॉप पर काम किए जा रहा था। जब वो थक जाता तो कुछ देर सीरियस के साथ खेल लेता और फिर वापस अपने काम पर लग जाता। रोहन और पूनिया के कई बार उसे कॉल्स आए, मगर उसने सभी को ये कह दिया कि वो कुछ वक्त अकेले बिताना चाहता है।
वहीं हर्ष, जो कि होल्डिंग के ऑफिस में बैठा था, वो 2-3 दिन से काफी खुश नजर आ रहा था। वो इस बात से काफी खुश था कि उसने तारा और निहाल को आखिरकार अलग कर ही दिया था। और जिस हिसाब से तारा ने निहाल पर अपना गुस्सा जताया था, वो इतनी आसानी से निहाल को माफ करने वाली नहीं थी। हर्ष को इस बात की भी तसल्ली थी कि अब शायद निहाल का ध्यान उस प्रिंटर वाली हरकत से हट गया हो, मगर वो इस बात से अनजान था कि निहाल ने उसके पीछे कई आदमी लगा रखे थे, जो उसकी पल पल की खबर निहाल तक पहुंचा रहे थे। यूं ही 3-4 दिन बीत गए थे। इस मुश्किल वक्त में सोनिया और शीतल ने तारा को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। जब जब तारा परेशान होकर रोती या टूटकर बिखरती, तो शीतल और सोनिया उसे समेटने के लिए हर पल उसके साथ रहती। उन्होंने उसे ये भी समझाया कि किस तरह निहाल उसके लिए परफेक्ट था। वो उसे सिर्फ बेनता प्यार करता था। तारा ने शीतल और सोनिया दोनों को ही बता दिया था कि निहाल ने ओबराय मेंशन छोड़ दिया है और वो कंपनी के पेंट हाउस में रहने लगा है। ये बात सुन उन दोनों को भी बहुत अजीब लगी कि आखिर ऐसा भी क्या हुआ जिस वजह से निहाल ने वो घर छोड़ दिया। मगर फिर उन्हें समझ आने लगा कि शायद अलकेश ओबराय के पास से निहाल और उनके बीच कुछ अनबन जरूर हुई होगी, जिसकी वजह से निहाल ने वो घर छोड़ दिया और जाकर अकेले रहने लगा। तारा ने अपनी फ्रेंड्स को ये भी बताया कि किस तरह उनके एक प्रोजेक्ट में घर का एक हिस्सा गिर गया और उसकी वजह हर्ष मल्होत्रा था। यह सब सुन उन्हें काफी हैरानी हुई। सोनिया को लगता था कि कहीं ना कहीं नैना हर्ष से मिली हो सकती है, क्योंकि नैना ने ही अपने शेयर हर्ष को बेचे थे और वो ये बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी कि नैना हर्ष की सच्चाई नहीं जानती होगी। मगर शीतल की सोच थी कि जरूर हर्ष के पीछे कोई और ज्यादा पावरफुल इंसान है जो उसे इस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उसके हर कदम पर उसका कॉन्फिडेंस ही दिखता था। शीतल और सोनिया को लगता था कि अब तारा को हर्ष के नीचे काम नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं वो तारा और निहाल के रिश्ते से खुश नहीं लग रहा था और वो उन दोनों को अलग भी करना चाहता था। मगर तारा ये बात मानने को तैयार नहीं थी। जब तारा ने उन्हें बताया कि अलकेश ओबराय के कंस्ट्रक्शन वाली फाइल हर्ष की फाइलों के ढेर से मिली, तो शीतल ने कहा, यह जरूर कोई साजिश है। मगर तारा ने उसे बताया कि हर्ष खुद काफी हैरान और परेशान था कि यह सब इंफॉर्मेशन उसके सामने आई। शीतल ने उसे एक बार फिर समझाने की कोशिश की कि हर्ष बहुत शातिर इंसान है और हो सकता है कि वो ये सब ड्रामा कर रहा हो। तारा को समझ नहीं आ रहा था कि निहाल और उसे अलग करके आखिर हर्ष को मिलेगा भी क्या। अगर इस सब में एक अच्छी बात यह हुई थी कि तारा ने वापस अपनी पढ़ाई शुरू की थी और वो अपने इवनिंग कॉलेज से काफी खुश थी। तारा, शीतल और सोनिया का आज बेंगलोर में आखिरी दिन था। वो तीनों ही झील के किनारे बैठकर बातें कर रही थी। तीनों सहेलियां एक दूसरे के साथ अपने अपने फ्यूचर प्लान शेयर कर रही थी। जहाँ सोनिया अपने करियर पर ध्यान देना चाहती थी, वहीं शीतल करियर के साथ साथ अपने लिए एक पार्टनर भी ढूंढना चाहती थी। उसे लगता था कि कभी कभी वो खुद को काफी अकेला महसूस करती है और इसलिए उसे अपनी जिंदगी में एक पार्टनर की कमी खल रही थी। हमारी तारा, वो तो बस अपनी पढ़ाई और अपने काम पर ही फोकस करना चाहती थी। हालांकि शीतल और सोनिया से बात करने के बाद उसकी निहाल के प्रति नाराजगी थोड़ी कम हुई थी, मगर फिर भी अभी भी उसके मन में इस बात को लेकर काफी गुस्सा था कि निहाल ने उससे सच छुपाया और आकर उससे बात क्यों नहीं की। वो निहाल से मिलकर बात जरूर करना चाहती थी और शायद उसे एहसास भी दिलाना चाहती थी, ताकि वो ऐसी गलती दोबारा ना दोहराए। तारा ने सोच लिया था कि वो वापस जाकर हर्ष की कंपनी में ही काम करना जारी रखेगी, ताकि वो हर्ष पर और उसकी हरकतों पर करीबी से नजर रख सके, क्योंकि अगर हर्ष किसी भी तरीके से निहाल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, तो यह बात तारा को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। अगले दिन तारा, शीतल और सोनिया वापस बेंगलुरु पहुंच गए थे। लंबे सफर की थकावट की वजह से आज के दिन उन्होंने आराम करना ही बेहतर समझा। मगर तब तक निहाल के खबरी ने निहाल तक ये खबर पहुंचा दी थी कि तारा, सोनिया और शीतल वापस आ गई हैं। निहाल का मन एक बार फिर बेचैन होने लगा। वो तारा की एक झलक देखने के लिए तड़प रहा था, मगर वो जानता था कि अगर सामने से जाकर वो तारा से मिलने की कोशिश करेगा, तो तारा बिल्कुल भी उसकी शक्ल नहीं देखेगी। वो नहीं जानता था कि तारा का गुस्सा शांत हुआ भी कि नहीं, इसलिए उसने सोनिया को मैसेज करने की सोची। उसने सोनिया को मैसेज करके तारा का हालचाल पूछा, मगर कुछ देर तक उसके मैसेज पर कोई रिप्लाई नहीं आया। निहाल ने मायूस होकर फोन साइड में रख दिया और आगे पीछे चक्कर लगाने लगा। वो अभी भी अपने पेंट हाउस में ही था,
जिस दिन से तारा गई थी और आज जब वो बेंगलुरु वापस आ गई थी, अब तक निहाल अपने पेंट हाउस से एक बार भी बाहर नहीं निकला था। कुछ देर बाद निहाल के फ़ोन पर मैसेज की रिंगटोन बजी। उसने झट से अपना फ़ोन उठाकर चेक किया। सोनिया का जवाब देखकर उसके तड़पते दिल को काफ़ी ठंडक मिली। सोनिया ने मैसेज में यही लिखा था कि तारा ठीक है और कल से ऑफिस भी जाएगी, मगर इससे ज़्यादा उसने निहाल से कोई बात नहीं की। निहाल के लिए इतना ही जानना काफ़ी था कि तारा ठीक थी और अब उसे अगले दिन का इंतज़ार था जब वो एक झलक तारा को देख पाएगा। अगले दिन निहाल सुबह सुबह उठा और तैयार होकर तारा के घर की तरफ चल दिया। उसने अपनी गाड़ी तारा के घर से कुछ दूरी पर ही रोक दी और फिर वो तारा के बाहर आने का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद तारा अपने घर से बाहर आई और एक कैब में बैठ गई। निहाल ने अपनी गाड़ी उसकी कैब के पीछे पीछे ही लगा दी। कुछ वक्त बाद तारा ऑफिस पहुंच चुकी थी। निहाल की गाड़ी अभी भी उसका पीछा कर रही थी। तारा के कैब से उतरकर ऑफिस जाने के बाद निहाल ने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाई और खुद भी अपने केबिन की तरफ बढ़ गया, जहाँ कुछ लोग निहाल को देखकर काफ़ी खुश थे। वहीं हर्ष, जो कि लिफ्ट के सामने खड़ा था, जैसे उसकी नज़र निहाल पर पड़ी तो उसकी भौहें तन गईं। निहाल भी हर्ष की शक्ल देखते ही चिढ़ गया। निहाल ने एक नज़र हर्ष को देखा और अपना चेहरा दूसरी तरफ करके वहां से निकल गया। अब तक तो निहाल और हर्ष एक दूसरे से काफी प्रोफेशनल रिश्ता मेंटेन कर रहे थे, मगर उस दिन जो हरकत हर्ष ने कंस्ट्रक्शन साइट पर की थी, उसके बाद निहाल ने उसे बस मारा ही नहीं था, इसके अलावा उसकी हर्ष से बात करने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। जब हर्ष अपनी होल्डिंग ऑफिस के फ्लोर पर पहुंचा तो सामने तारा को देखकर काफी खुश हुआ। वो सीधा तारा के वर्क स्टेशन पर गया और खिलखिलाकर हंसते हुए उसे ग्रीट किया। हेलो मिस्टर तारा, कैसी हैं आप? आई होप अब आप बेहतर फील कर रही हैं। जिस पर तारा ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोली, जी अब मैं बेहतर हूँ, थैंक्स। कहकर उसने अपना ध्यान अपने लैपटॉप की तरफ कर लिया। हर्ष खुशी से अपने केबिन की तरफ बढ़ गया। जैसे ही हर्ष वहां से हटा, तारा ने एक नज़र अपने आसपास घुमाई और फिर वापस अपने काम में लग गई। लंच टाइम के करीब वो हर्ष के केबिन में गई और बोली, मिस्टर हर्ष, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती थी। जिस पर हर्ष ने तारा को अपने सामने बैठने का इशारा किया और कहा, जी कहिए मिस तारा। तारा ने कहा, वो मैं आपसे पूछना चाहती थी मिस्टर हर्ष कि उस दिन जो मिस्टर निहाल की कंपनी के साथ एक हादसा हुआ था, जिसमें उस घर का एक हिस्सा गिर गया था, क्या इसकी छानबीन पूरी हो गई? तारा का यह सवाल सुन हर्ष के माथे पर बल पड़ गए और वो अपना चेहरा टेढ़ा करते हुए तारा को घूरने लगा। फिर बोला, आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हैं मिस तारा? और वैसे भी ये जो कुछ भी हुआ वो ड्रीम डेकोर्स कंपनी का प्रॉब्लम है, हमारा नहीं। जिस पर तारा ने कहा, मैं समझती हूँ सर, मगर वहाँ पर हम सभी मौजूद थे और वो क्लाइंट हमारी होल्डिंग कंपनी के भी हैं। मुझे लगता है कि अब उनका जो अगला प्रोजेक्ट मैं बना रही हूँ, उसकी लैंडस्केपिंग का काम मुझे मिला है। अगर उसमें जरा सी भी लापरवाही हुई तो वो हमसे डील कैंसिल कर देंगे। मैं सिर्फ इसलिए आपसे पूछना चाह रही थी कि कार्रवाई पूरी हुई या नहीं। हर्ष ने उसकी बात को गंभीरता से सुना और फिर अपने माथे पर अपने दोनों उंगलियां रगड़ते हुए कहा, आप कह तो ठीक नहीं है, अगर आपके प्रोजेक्ट में कोई गड़बड़ हुई तो डील कैंसिल हो जाएगी, जिससे होल्डिंग और ड्रीम डेकोर्स दोनों को ही काफी नुकसान भी हो सकता है। तारा ने कहा, जी इसलिए आपसे पूछना चाहती थी। तो हर्ष ने ड्रामा करते हुए कहा, जो भी हुआ काफी बुरा हुआ। मैंने भी उम्मीद नहीं की थी कि मिस्टर न्याल इतनी लापरवाही से काम करते होंगे और इस पर इंक्वायरी भी चल रही है। बैल मेरे पास अभी कोई खबर नहीं आई, मगर जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। न्याल के बारे में बकवास सुन तारा की मुट्ठियां कस गई थी, मगर हर्ष उसका रिएक्शन नहीं देख पाया क्योंकि तारा के हाथ टेबल के नीचे थे। तारा उसे थैंक्स करके अपने वर्क स्टेशन पर वापस आ गई। फिर बैठकर कुछ सोचने लगी। वो सीधे सीधे जाकर निहाल से तो इस बारे में कुछ पूछ नहीं सकती थी, तो उसने लैला को मिलने का प्लान बनाया। आगे की कहानी